नमस्कार साथियों, ज्ञान व विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिकीय अंग। जो कोशिका के अंदर 9 प्रकार के जो अंग बताए गए हैं उसके ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्ययन। कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक विशिष्ट रचना वाले अंग होते हैं। जो कोशिका होती है उसमें अनेक विशिष्ट रचना वाले अंग होते हैं। इनमें से हर एक की रचना भिन्न होती है। जितने भी अंग हैं उनके प्रत्येक की रचना है वो भिन्न भिन्न प्रकार की बताई गई है तथा हर एक का अपना अपना विशिष्ट काम होता है। मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं कि रचना की दृष्टि से भी अलग होते हैं, उनका कार्य की दृष्टि से भी अलग पाए जाते हैं। ये सारे अंग मिलकर कोशिका के अंदर होने वाली जटिल जैविक क्रियाओं का संपादन करते हैं। जो कोशिका के अंदर जो जैविक क्रिया होती है उसका ये संपादन करते हैं। ये सारे अंग मिलकर एक ही द्रव्य में रहते हुए उन्हें इनके कामों में इस तरह का तालमेल होता है कि सब अपने अपने विशिष्ट काम एक साथ करते हैं। कोशिका के जो अंगक हैं वो है अलग अलग लेकिन कार्य एक साथ करेंगे और विशिष्ट कार्य को एक साथ करते हुए इनकी गतिविधि में कोई अवरोध भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात, एक साथ काम कर रहे हैं मगर इनकी कोई भी रुकावट पैदा नहीं आ रही। तो अपन जानेंगे कि कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है केंद्रक। जिसको अपन इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक, आइए अपन केंद्रक के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं कि कोशिका के लगभग मध्य में एक गोल तथा अंडाकार छोटी ठोस रचना होती है। गोल तथा अंडाकार कुछ ठोस रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके अंदर आनुवंशिक तत्व जिसे जीन कहा जाता है वह भरा रहता है। देखिए जो जीन होते हैं वो किसके अंदर भरे रहते हैं? जो जिसको पर आनुवंशिक तत्व कहते हैं कोशिका केंद्र के अंदर भरे हुए हैं। शरीर की बहुतायत कोशिकाओं में प्राय एक ही नाभिक होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती है और बहुत सारी कोशिकाओं में कुछ एक में एक के केंद्रक ही होता है। लाल रक्त कणिकाओं जैसी कोशिकाओं में नाभिक उपस्थित होता है। जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि कुछ कोशिकाओं जैसे अस्थिपेशी तंतु कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। जो मांसपेशी और जो अस्थिपेशी है, जो तंतुपेशी है, उसके अंदर एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसके बाहरी आवरण को केंद्रक आवरण भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस का जो बाहरी आवरण है उसको केंद्रक आवरण भी कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। जो आवरण है वो डबल लेयर से बना हुआ होता है। इन झिल्लियों की संरचना कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के समान ही होती है। जो झिल्लियों की संरचना है वो कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना जो होती है उसके समान ही दोनों दिखाई देते हैं। केंद्रक आवरण में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से केंद्रक का कोशिका द्रव्य से निरंतर संपर्क बना रहता है। तो केंद्रक जो आवरण होता है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण ही केंद्रक का कोशिका द्रव्य के बीच में संपर्क होता रहता है। जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है दोनों का आपस में जिसको अपन बोल सकते हैं अपने
संपर्क में रहते हैं। केंद्र के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या भरा होता है, एक गाढ़ा द्रव्य पदार्थ, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक अणु के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता है, केंद्रक का अणु होता है उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता। और ये प्राय प्रोटीन के बने होते हैं, जो केंद्र के अणु को प्रोटीन के बने हुए होते हैं। केंद्रक अणु कोशिका के द्वारा नई प्रोटीन के निर्माण में योगदान देते हैं। केंद्र के जो अणु हैं वो कोशिका के द्वारा जो नए प्रोटीन है उसके निर्माण में अपना योगदान देते हैं। केंद्रक अणु के अतिरिक्त केंद्रक द्रव्य में डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए से बने आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। केंद्र का जो द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर जो डीएनए है उसे डीएनए से बने आनुवंशिक पदार्थ को मौजूद रहते हैं। इसी डीएनए से पता चलता है कि यह व्यक्ति इस पीढ़ी का वंश है, या इसका पिता यह है, इसकी माता यह है। आपको मैंने बताया था कि शरीर में हमारे रासायनिक क्रिया होती है, कोशिकाओं का आदान प्रदान होने से ही निषेचित अंडा जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन से ही जो न्यूक्लियस प्लाज्म केंद्र द्रव्य है उसके अंदर जो डीएनए उसमें आनुवंशिक पदार्थ भरे रहते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि फलाना व्यक्ति के माता पिता ये। कोशिका जब सुप्त अवस्था में होती है, सुप्त अवस्था मतलब जब विभाजन क्रिया नहीं चल रही, उस समय ये पदार्थ उलझे हुए धागे के गुच्छे के रूप में पड़े रहते हैं। जैसे गुच्छा होता है धागे में, धागे का एक गुच्छा होता है, उसके समान उसके आकार दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये धागे के रूप में उलझे हुए पड़े रहते हैं उन्हें क्रोमेटिन नाम दिया जाता है। विभाजन से ठीक पहले मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं और छोटी छड़ का रूप लेकर अलग अलग हो जाते हैं। जब विभाजन होता है तब ये अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र भी कहा जाता है। जो गुणसूत्र है वो यही चीज, डीएनए के एक अणु मिलकर के एक जीन बनाते हैं। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये एक अणु मिलकर के एक जीन का निर्माण करते हैं और कई जीन मिलकर एक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनाते हैं। हर एक जीन एक विशिष्ट गुण विशेष को वहन करता है। एक जीन जो होता है वो अलग प्रकार का एक अपना गुण विशेष रखता है। तभी कहते हैं अपन कि इसके पिताजी के गुण से इनके बच्चे में दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो गुणसूत्र का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब अंडा निषेचित हुआ है, तो उस टाइम वो जो जीन के रूप में गुण दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कर जाता है। अलग अलग जीव जंतुओं में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। जितने भी जीव जंतु हैं सब में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या बताई गई है। मनुष्य में कुल 46, मनुष्य जो गुणसूत्र हैं वो टोटली बताए गए हैं 46 गुणसूत्र होते हैं और ये जोड़े में रहते हैं और जोड़ों की संख्या तेईस होती है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुष्य के कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, कितने प्रकार के जोड़े होते हैं,
कितने जोड़ों में कितने गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब है हमारा अगला टॉपिक राइबोसोम के अंदर पूरा अगला है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम छोटे छोटे दाना जैसी रचनाएं लिए होता है, छोटे छोटे दाने के समूह जो कोशिका द्रव्य में कभी एकाकी और कभी समूह में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। कोशिका के अंदर समूह में रहते हैं या कभी बिखरी हुई अवस्था में मौजूद रहते हैं। इनका आकार अधिकतम 25 एमएम होता है, नैनोमीटर। इसकी जो साइज है वो 25 एमएम नैनोमीटर तथा ये राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसको आरएनए कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं कुछ राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अम्ल और प्रोटीन दोनों से मिलकर के राइबोसोम का निर्माण होता है। इनका निर्माण जो केंद्र का जो अणु है उसके द्वारा होता है तथा आनुवंशिक निर्देश प्राप्त करके ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई एमिनो एसिड मिलकर के राइबोसोम के ऊपर एक प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जो एमिनो एसिड हैं वो मिलकर के राइबोसोम के ऊपर एक प्रोटीन की श्रृंखला बना देते हैं और पूरी श्रृंखला प्रोटीन के अणु के रूप में कोशिका को उपलब्ध करवाई जाती है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में आती है। कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो सर्वथा मुक्त होते हैं तथा कोशिका के किसी अन्य अंग से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें फ्री राइबोसोम कहा जाता है। फ्री राइबोसोम जो किसी भी कोशिका के अंग से नहीं जुड़े हुए होते। तो राइबोसोम हमने बताया है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आइए पढ़ते हैं इसको। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाली अलग अलग प्रकार की वाहिका नुमा रचनाएं, जो कोशिका है उसके अंदर डबल लेयर वाली अलग अलग आकार की वाहिका नुमा रचनाएं जिन्हें अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, जिन्हें अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाहिकाएं केंद्र आवरण की दोहरी झिल्ली से मिली हुई होती है। जो केंद्र का जो आवरण है उस झिल्ली से मिली हुई होती है। और अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की है। दो प्रकार है। पहला प्रकार आपका ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों को समझे कैसे कि जिस वाहिका के ऊपर राइबोसोम की दाने लगी हुई होती है वो तो हो जाएगा आपका ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसके ऊपर दाने नहीं लगे हुए होते हैं जिस जालिका के ऊपर वो हो जाएगा एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम, और दूसरा हो जाएगा एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जिसके ऊपर राइबोसोम के दाने लगे हुए थे, जो ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रुक्ष होता है, खुरदरा होता है, और जिसके ऊपर एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है वो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहलाता है। तो टू टाइप्स के कोशिका द्रव्य को यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के साथ और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देते हैं। जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसको गति प्रदान करने के लिए, गतिशील ऊर्जा प्रदान करने के लिए अलावा भी अन्य कई कार्यों में अपना योगदान देता है। ये द्रव्यों के अंतःकोशिकीय आदान प्रदान में सहयोग करती है। कोशिकाओं के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को विभिन्न रासायनिक पदार्थों को पहुंचाती है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के प्लेटफॉर्म का कार्य भी करती है तथा अनेक नवनिर्मित अंतःकोशिकीय पदार्थों को स्टोर करती है। जो नए जो अंतःकोशिकीय जो पदार्थ है उसको स्टोर करती है तथा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर अनेक अणुओं के संश्लेषण एवं पैकिंग के काम में मदद करती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर, अगला पार्ट आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ मिलकर के अनेक अणुओं के संश्लेषण एवं पैकिंग कार्य में मदद करती है। तो ये था हमारा अंतःद्रव्य तालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स है कि केंद्र के बहुत नजदीक स्थित 4 से 8 चपटे झिल्ली वाले जो केंद्र होता है उसके सबसे नजदीक 4 से 8 चपटे झिल्ली वाले कोषों से निर्मित रचना को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। केंद्रक है उसके सबसे नजदीक जो 4 से 8 झिल्ली वाले जो कोष है उससे निर्मित जो रचना है उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये सारे कोष एक दूसरे के ऊपर रखी बड़ी प्लेटों की तरह सजे हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तथा प्रत्येक को सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो एक दूसरे के ऊपर सजे हुए प्लेटें की समान आकृति होती है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी 3 प्रकार की, सिस, मीडियल और ट्रांस। मीडियल सिस्टर्नी मध्य में होते हैं तथा इसके ऊपर नीचे करना सिस और ट्रांस सिस्टर्नी होते हैं। 3 जो परतें हैं उसका मध्य भाग में मीडियल का रहेगा, ऊपर का सिस हो जाएगा, नीचे का ट्रांस भाग में कहलाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य प्रोटीन का परिशोधन, संटाई, पैकिंग तथा उन्हें कोशिकाओं तक उन विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है
जहां उनकी जरूरत सब मुख्य कार्य प्रोटीन का परिशोधन करना क्षमता है और जहां इसकी आवश्यकता है वहां इसको पहुंचाना। अंतर्द्रव्य जालिका में निर्मित प्रोटीन युक्त छोटी छोटी थैलियों को सिस सिस्टर्नी अपने साथ मिलाकर प्रोटीन को मीडियल सिस्टर्नी में पहुंचाती है और उसके बाद ट्रांस सिस्टर्नी के द्वारा वह दूसरे हिस्से तक भेज दी जाती है। दूसरे हिस्से तक भेज दी जाती है। कुछ विशेष प्रकार के वसा के उत्पादन में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में संश्लेषित वसा अणु भी प्रोटीन की तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचते हैं और वहां उनकी अच्छी तरह पैकिंग करके कोशिका भित्ति तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से वे यथोचित समय पर कोशिका से बाहर भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी जानकारी ली। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा उत्पन्न एक हैरी झिल्ली छोटी छोटी गोलिकाएं होती हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के रसायन भरे होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। छोटे छोटे प्रकार विशेष प्रकार के रसायन जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम ऐसे शक्तिशाली पावरफुल रसायन होते हैं जो अत्यंत जटिल अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। यही नहीं, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स कई प्रकार के रोगाणु जीवाणु तथा बैक्टीरिया आदि को निकालकर उन्हें पचाकर नष्ट भी कर देते हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अंतःकोशिकाओं पाचन तथा बहिर्कोशिकीय पाचन क्रिया में लाइसोसोम का बहुत बड़ा योगदान है। अब है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस का कहते हैं। ये कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसके संरक्षण की ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसका संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य है। कोशिका में पाए हुए कार्बन यौगिकों जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो कार्बन यौगिक जैसे ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलती है तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है। और वह एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित रहता है। जो ऊर्जा बनती है ये एटीपी जिसको अपन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसके रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित रहती है तथा देखने में यह छोटी वृत्ताकार रोड की तरह होती है। छोटी भी होती है और जो रोड होती है उसके समान आकृति दिखाई देती है तथा कोशिका में यह जहां कहीं भी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यह दोहरे झिल्ली से बना होता है जिसकी रासायनिक रचना कोशिका भित्ति से मिलती जुलती है। बाहरी झिल्ली तो चिकनी एवं सपाट होती है जिसके अंदर वाली झिल्ली में अनेक मोड़ होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा। अब है पराक्षीषोम। यकृत आदि में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाओं में लाइसोसोम के सदृश परंतु आकार में उनसे छोटी रचनाएं होती है जिन्हें पराक्षीषोम कहा जाता है। पराक्षीषोम यकृत आदि में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाओं में लाइसोसोम के सदृश परंतु आकार में उनसे छोटी रचनाएं होती है
जिन्हें प्राक्सीसोम कहा जाता है। ये लीवर में पाई जाने वाली कोशिकाएं। इनमें विशेष प्रकार के एंजाइम बड़े होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के अनेक रसायनों का नियमन करते हैं तथा उन्हें तत्काल विघटित करके नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन रसायनों के घातक प्रभाव से शरीर की अवस्था होती है। अगला है साइटोस्केलेटल। कोशिका द्रव्य में स्थित अनेक सूक्ष्म तंतुओं साइटोस्केलेटल। कोशिका द्रव्य में स्थित अनेक सूक्ष्म तंतुओं, सूक्ष्म कोशों एवं बनते बिगड़ते माध्यमिक धागों जैसी रचनाओं को सामान्य रूप से साइटोस्केलेटल कहते हैं। सूक्ष्म तंतु लगभग 6 एमएम, इसकी जो मापन है इसका वो 6 एमएम बताया गया है। तथा छोटे बड़े होते हैं तथा एक्टिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। जो साइटोस्केलेटन है वो एक्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ये कोशिका को मजबूती देने के साथ गति में सहायता करते हैं। जो साइटोस्केलेटन है वो कोशिका को मजबूती प्रदान करते हैं तथा गति करने में उसकी सहायता करते हैं। ये कोशिका को न केवल आकृति में मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि कोशिका द्रव्य से होकर आने जाने वाले रासायनिक पदार्थों में आवागमन में भी मदद करते हैं। तो ये था हमारा साइटोस्केलेटल और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका द्रव्य में केंद्र के समीप अत्यंत गाढ़ द्रव्य सदृश एक गोल रचना होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके मध्य में एक जोड़ी बेलनाकार रचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। कोशिका द्रव्य जो कोशिका द्रव्य में केंद्र के समीप गाढ़ द्रव्य के समान एक गोल रचना होती है गाढ़ द्रव्य के रूप में, जिन्हें सेंट्रोसोम कहा जाता है। और इसके साथ में एक जोड़ी बेलनाकार रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। इनमें प्रत्येक सेंट्रियोल 9 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है जो छोटी छोटी लकड़ियों के बंधे हुए गट्ठर के समान एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सेंट्रियोल का संबंध कोशिका विभाजन से होता है तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्वयं से ही विभाजित होने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारे 9 प्रकार के कोशिकीय अंग, 9 प्रकार के अंग होता है जिसमें कोशिकीय अंग पहला हो जाएगा आपका केंद्रक, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य नलिका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, परागकण, साइटोस्केलेटन और सेंट्रोसोम। इस प्रकार से 9 इसके अंग बताए गए हैं। अब जो अगला टॉपिक रहेगा उसमें हम जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं, मांसपेशी हैं,